नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण के 3 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। दोस्तों, ये जो है व्याख्यात्मक प्रश्न है, मतलब यानी कि प्रत्येक प्रश्न को हम हल करते हुए व्याख्या के सहित आपको समझाएंगे। इसमें दोस्तों प्रत्येक क्लास के अंदर हम 5 प्रश्नों का विश्लेषण करते हुए समझाते हैं। और आज की जो हमारी क्लास नंबर है, ये अति महत्वपूर्ण व्याख्यात्मक प्रश्नों की जो आज की क्लास नंबर है 26। दोस्तों, ये प्रश्न आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूर साबित होंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न का विश्लेषण करके मैं इस तरह से आपको बता रहा है कि ये प्रश्न कम से कम एक प्रश्न से 5 प्रश्न आपके तैयार हो। तो फिर आइए दोस्तों, बिना देर किए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, वह आदमी जो कल आया था अच्छा आदमी नहीं है। यानी रेखांकित वाक्य, उपवाक्य, यानी रेखांकित वाक्य कौन सा हुआ इसमें? चलिए इसको पहले हम रेखांकित करते हैं। हाँ, जो कल आया था, ये है रेखांकित यहाँ से, जो कल आया था। ठीक है, तो वह आदमी जो कल आया था अच्छा आदमी नहीं है। यहाँ पर आपको रेखांकित उपवाक्य है, यानी इसमें रेखांकित उपवाक्य कौन सा है ये बताना है क्या। यानी यहाँ से यहाँ तक ये जो कल आया था ये रेखांकित है। इसको बताना है कि ये कौन सा संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, विशेषण आश्रित उपवाक्य है, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है, या उक्त में से कोई नहीं। चलिए इसको समझते पहले कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य कौन सा होता है। तो देखिए दोस्तों, संज्ञा आश्रित उपवाक्य का मतलब है, यानी संज्ञा आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य के उद्देश्य, प्रधान उपवाक्य के किसके, ये पूरा लिख देंगे, ठीक है। प्रधान उपवाक्य के उद्देश्य, कर्म, पूरक के बदले होता है। यानी संज्ञा आश्रित उपवाक्य का प्रयोग, ठीक है, किसके बदले होता है? प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य के उद्देश्य, यानी प्रधान उपवाक्य के उद्देश्य, ठीक है। उद्देश्य के बाद कर्म है, और या फिर पूरक के बदले, या फिर पूरक के बदले। यानी कि संज्ञाश्रित उपवाक्य का प्रयोग कहाँ होता है? तो प्रधान उपवाक्य के उद्देश्य, कर्म या पूरक के बदले होता है, ठीक है। बात करें विशेषण आश्रित उपवाक्य की, तो दोस्तों विशेषण आश्रित उपवाक्य का मतलब होता है विशेषण की तरह व्यवहारित हो। यानी किसकी तरह व्यवहार में आए? विशेषण की तरह। किसकी तरह आए व्यवहार में? विशेषण की तरह व्यवहार में आए, तो वो विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। बात करें क्रिया आश्रित उपवाक्य की, तो क्रिया आश्रित उपवाक्य भी ऐसा ही है बिल्कुल, कि जब आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की तरह किया जाए। यानी किसकी तरह किया जाए प्रयोग? क्रिया विशेषण की तरह, ठीक है। क्रिया आश्रित उपवाक्य जो है उनका प्रयोग जब क्रिया विशेषण की तरह किया जाए तो वो होगा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, और उक्त नहीं तो होगा ही नहीं। तो फिर देखिए, जो कल आया था, वह आदमी जो कल आया था, कब आया था? कल आया था। तो कौन सा वाक्य हुआ? विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्योंकि विशेषता बताइए, कब आया था? कल आया था। यानी वो कल तो आया था लेकिन आज फिर से आया है। वो कैसा है? अच्छा आदमी नहीं है। तो ये विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। अब इसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, वर्षा होने पर फसल अच्छी होती। वर्षा होने पर फसल अच्छी होती, ये वाक्य है। वर्षा होने पर फसल अच्छी होती है, किस प्रकार का वाक्य है? क्या सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, या उक्त कोई नहीं? तो दोस्तों तीनों में से एक वाक्य था, ये उक्त कोई नहीं को तो आप पहले ही हटा दीजिए, ठीक है। सरल वाक्य की बात करें तो हमने कई बार बताया है पिछली क्लासों में कि सरल वाक्य
यानी ऐसा वाक्य जिसके अंदर क्या हो, एक मुख्य क्रिया हो, ठीक है, एक क्या हो, मुख्य क्रिया, एक उद्देश्य हो, ठीक है, एक मुख्य क्रिया और एक उद्देश्य, एक विधेय हो, एक उद्देश्य व एक क्या हो, विधेय। तो वो कौन सा वाक्य होता है, सरल वाक्य। यानी ऐसा वाक्य जिसके अंदर एक मुख्य क्रिया, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो तो वो सरल वाक्य होगा। मिश्र वाक्य की बात करें दोस्तों, तो मिश्र वाक्य का मतलब है जिसके अंदर एक तो हो प्रधान वाक्य, कैसा हो, एक वाक्य हो प्रधान, ठीक है, एक प्रधान वाक्य, और जो बाकी है वह अन्य जो है वो कैसे हो, वो आश्रित या फिर गौण वाक्य हो, ठीक है, आश्रित या फिर गौण वाक्य हो, तो वो होगा आपके मिश्र वाक्य। बात करें संयुक्त वाक्य की, तो संयुक्त वाक्य कौन सा होता है, जो योजक के द्वारा जुड़े हुए हो। योजक का मतलब होता है दो शब्दों को जोड़ने वाला, यानी योजक द्वारा जुड़े हो तो वो होंगे आपके संयुक्त वाक्य। अब ये वाक्य आपको समझना है, वर्षा होने पर फसल अच्छी होती है, कौन सा वाक्य है। तो दोस्तों देखो, वर्षा होने पर फसल अच्छी होती है, एक की है होना यानी क्रिया, एक ही क्रिया है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। इसके अंदर क्या अच्छी होती है, अच्छी, ठीक है, ये विशेषण उद्देश्य हो गया, विधेय हो गया, और फसल, ठीक है, तो इसमें एक मुख्य क्रिया है, एक उद्देश्य है और एक ही विधेय, मतलब ये जो है दोस्तों ये है सरल वाक्य। अब इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 3 देखो, दिखने में तो बिल्कुल प्रश्न नंबर 2 के जैसा ही है, लेकिन इसको समझना है आपको। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये वाक्य किस प्रकार का है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, क्या ये सरल है, क्या मिश्र है, क्या संयुक्त है, या फिर उक्त कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, सरल तो हमने पहले आपको बता दिया कि जिसमें एक मुख्य क्रिया हो, ठीक है, एक मुख्य क्रिया, एक उद्देश्य, एक विधेय हो, ठीक है, एक मुख्य क्रिया। मिश्र भी हमने बता दिया जिसमें एक प्रधान वाक्य हो, ठीक है, और बाकी कैसे हो, वह अन्य गौण वाक्य हो, अन्य कैसे हो, गौण वाक्य हो, ठीक है, एक प्रधान अन्य गौण। और संयुक्त के अंदर क्या किसका प्रयोग हो, योजक का, यानी योजक यानी दो शब्दों को जोड़ने वाला। तो अब देखिए, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है, तो ये दोस्तों कौन सा हुआ, ये मिश्र वाक्य। यदि एक प्रधान वाक्य, यदि वर्षा होती ये पहला वाक्य, तो फसल अच्छी होती, मतलब पूरी तरह से पहले प्रधान वाक्य के ऊपर ये आश्रित है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी दूसरा उपवाक्य है। यदि वर्षा होती यह है दोस्तों प्रधान वाक्य, कैसा वाक्य है, प्रधान वाक्य है, ठीक है, और फसल अच्छी होती यह है गौण वाक्य, यानी आश्रित वाक्य है जो प्रधान वाक्य के ऊपर आश्रित है, ठीक है। तो ये पर यहाँ पर होगा दोस्तों आपका मिश्र वाक्य, ये इसका सही आंसर है। अब इसी प्रकार आगे चलिए दोस्तों, इससे पहले देखो ये उक्त कोई नहीं तो होगा ही नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, शिक्षक की यही चाह होती है कि छात्र अच्छे संस्कारों से युक्त हो, यह वाक्य किस प्रकार का है, ध्यान से सुनिए। शिक्षक की यही चाह होती है कि छात्र अच्छे संस्कार से युक्त हो, किस प्रकार का वाक्य है ये। अब देखिए समझिए, इसमें समझना है दोस्तों, ये सरल वाक्य है, मिश्र है, या फिर संयुक्त है। देखो सरल में हमने पहले ही बता दिया कि एक मुख्य क्रिया होती है, आप इतना याद रख दो, ठीक है, एक मुख्य क्रिया, इतना याद रखोगे काफी है, ठीक है। मिश्र में हमने बता दिया कि एक प्रधान वाक्य, कैसा, प्रधान, और बाकी जो है वो अन्य यानी गौण वाक्य,
जो पूरी तरह से प्रधान पे आश्रित हो। और संयुक्त का मतलब होता है जो योजक के द्वारा जुड़े हो। योजक मतलब जोड़ने वाला, योजक द्वारा क्या हो, योजक द्वारा जुड़े हो, ठीक है। तो वो क्या होंगे, वो होंगे संयुक्त वाक्य। और उक्त कोई नहीं, ये इसमें नहीं है। शिक्षक की यही चाह होती है कि, अब देखिए दोस्तों यहाँ आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे कि ये की जो है ये है योजक शब्द, ठीक है। कैसा शब्द है, ये योजक शब्द है। अब इसके आधार पर हम देखोगे अगर, ठीक है, ये योजक शब्द है और इस योजक शब्द के आधार पर अगर आप देखोगे तो ये वाक्य कौन सा होगा, संयुक्त वाक्य होगा। लेकिन ये संयुक्त वाक्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो पहला वाक्य है शिक्षक की यही चाह होती है कि छात्र अच्छे संस्कार से युक्त हो। यानी यहाँ पर जो है शिक्षक की यही चाह होती है, यह है दोस्तों प्रधान वाक्य। कैसा वाक्य है, प्रधान, ठीक है, ये प्रधान वाक्य है, यह है प्रधान वाक्य। और छात्र अच्छे संस्कार से युक्त हो, यह है गौण वाक्य। गौण यानी आश्रित वाक्य, ये जो पूरी तरह से पहले वाक्य के ऊपर आश्रित है। और जब दूसरा यानी गौण वाक्य पहले वाक्य यानी प्रधान वाक्य के ऊपर आश्रित हो तो वहाँ पर कौन सी क्रिया हो, कौन सा वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये भले संयोजक से जुड़ा हुआ है लेकिन ये वाक्य कौन सा है, मिश्र वाक्य। अब इसी प्रकार से आगे देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न नंबर 5 दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 है चल का बहिरंग अत्यंत सुंदर होता है और विनीत भी। ये वाक्य किस प्रकार का है, यानी चल का बहिरंग अत्यंत सुंदर होता है और विनीत भी। क्या सरल है, मिश्र है, संयुक्त है या उक्त कोई नहीं। सब में हमने बता दिया दोस्तों, सब में एक ही तरह से प्रश्न बना हुए हैं, सब वाक्य से संबंधित है। तो हमने बताया है कि इसमें मुख्य क्रिया है, ठीक है, पहले एक मुख्य क्रिया। वैसे तो हर प्रश्न में हमने बता दिया है क्योंकि सभी वाक्य से संबंधित थे सभी प्रश्न। मिश्र वाक्य में हमने बता दिया है कि एक प्रधान वाक्य, ठीक है, और बाकी गौण वाक्य हो, यानी एक प्रधान वाक्य गौण। गौण का मतलब होता है पूरी तरह से पहले वाक्य यानी प्रधान वाक्य के ऊपर आश्रित, ठीक है, क्या वो पूरी तरह से आश्रित हो, ठीक है, तो वो मिश्र। और संयुक्त का मतलब होता है जो योजक के द्वारा जुड़े हो, ठीक है, योजक द्वारा जुड़े हो, तो वो होता है संयुक्त वाक्य। अब दोस्तों चल का बहिरंग अत्यंत सुंदर होता है और विनीत भी। अब देखिए वाक्य तो यहाँ पर भी दो है, प्रधान और गौण आप कह सकते हो, लेकिन पहला वाक्य है चल का बहिरंग अत्यंत सुंदर होता है, ये पूर्ण वाक्य है एक, ठीक है। और दूसरा है विनीत भी, ये भी एक पूर्ण वाक्य है। तो ये जुड़ा हुआ है और यानी एक योजक के द्वारा जुड़ा हुआ है, योजक द्वारा ये जुड़ा हुआ है। ये समुच्चय बोधक शब्द भी आप इसको कह सकते हो, योजक को कौन सा, योजक या फिर समुच्चय बोधक शब्द। तो यहाँ पर दोस्तों होगा हमारा संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ पर गौण वाक्य नहीं है, पूरी तरह से स्वतंत्र वाक्य है दोनों, ठीक है। तो इसका हमारा सही आंसर कौन सा हुआ, संयुक्त वाक्य। दोस्तों आपको अगर समझ में आया हो और इसी प्रकार से अगली क्लास भी हम देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।